चलो नेक्स्ट अपना नेक्स्ट टॉपिक है हाइड्रोडायनेमिक्स की यूनिट नंबर 5, मोशन इन 2 डायमेंशन। जो डायनेमिक्स की चलेगी उसमें आगे हम मोशन 3 डायमेंशन में पढ़ेंगे, तो अभी इसमें मोशन इन 2 डायमेंशन में पढ़ रहा था, ठीक है ना। तो देखो क्या होता है, जैसे अपने पास कोई प्लेन लेके चले, ध्यान देना है, ये 2 प्लेट्स हैं, क्लियर है। ये कौन सी डायरेक्शन हो गई, एक्स डायरेक्शन हो गई। ये कौन सी हो गई अपने पास, वाई डायरेक्शन हो गई, और जो परपेंडिकुलर हो वो कौन सी हो गई, जेड डायरेक्शन। मतलब ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, जेड डायरेक्शन। समझ में आ गया ना। तो देखो यहां पर ध्यान देना, ये कौन सी डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, और जेड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी। मतलब जो फ्लो होगा इन प्लेट्स के बीच में वो किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन, क्योंकि 2 प्लेट्स के बीच का फ्लो देख रहे हैं अपन, तो जो फ्लो होगा वो किधर होगा, जेड में थोड़ी जा सकता है भाई। ये तो क्या होगा, या तो एक्स डायरेक्शन में जाएगा या फिर वाई डायरेक्शन में जाएगा। तो हम क्या देखेंगे इसको, ये किसमें है, एक्स वाई प्लेन के अंदर। तो ये क्या हो गया, ओनली 2 डायमेंशन हो गया ना भाई। जेड ये होगी ना परपेंडिकुलर, जेड तो ये हो गया अपने पास, ये यू डायरेक्शन, ये बी, ये u वेलोसिटी हो गई, ये b वेलोसिटी हो गई। ऊपर कैसे करेगा, 2 प्लेट्स के बीच में देख रहे हैं अपन, हाँ भाई बीच में वो 2 प्लेट्स लिए अपन ने, दोनों को पैरेलल रख दिया, ठीक है ना। तो दोनों को पैरेलल रख दिया, तो जो ये इसके जो परपेंडिकुलर है वो क्या हो गया अपने पास, zx हो गया। और इस डायरेक्शन में जो x एक्सिस पे है वो डायरेक्शन में क्या हो गया, वेलोसिटी u हो गई। और जो x एक्सिस के परपेंडिकुलर है मतलब ये v डायरेक्शन हो गई। समझ में आ गया ना। और u और v के परपेंडिकुलर ये z डायरेक्शन हो गई, z में क्या हो गया, w वेलोसिटी हो गई। तो w क्या हो गया यहाँ पर, तो ये मोशन कितने डायरेक्शन में होगा, ओनली 2 डायरेक्शन में, किसमें, x और y में। तो x में क्या हो गया, u और y में v। तो नॉन जीरो कंपोनेंट कौन से हो गए, u एंड v, एंड w क्या हो गया यहाँ पर, 0। समझ में आ गया क्या, यही क्या कहलाता है, मोशन इन 2 डायमेंशन। समझ में आ गया। तो ध्यान दो, इसमें क्या लिखा हुआ है, द मोशन ऑफ फ्लूइड इज सेड टू बी 2 मोशन इन 2 डायमेंशन if the motion of fluid is the same for all the planes which are parallel to the fixed plane। ये क्या है भाई, एक फिक्स प्लेन के पैरेलल है, तो अपन ने ये फिक्स प्लेन ले लिया, इसके पैरेलल में ये ले लिया, ठीक है ना। आगे देखो, is no way velocity in the direction parallel to the fixed line which is perpendicular to the fixed plane। देखो ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, फिक्स प्लेन के परपेंडिकुलर है, ये वाला प्लेन क्या है, दोनों पैरेलल है। तो यहाँ पर क्या होगा, जो फ्लो होगा वो किस में होगा, एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में। मतलब जेड डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो नहीं होगा। इसका मतलब w नॉट इक्वल 0 एंड u एंड v, सॉरी w इज इक्वल टू 0 एंड u एंड v आर नॉट इक्वल टू 0। समझ में आ गया। हाँ, जनरली वी टेक फिक्स प्लेन x। भाई फिक्स प्लेन को किस में रखेंगे, कौन सा प्लेन है फिक्स प्लेन, एक्स वाई प्लेन, एक्स नॉट वाई, एक्स वाई प्लेन निकल आएगा ना। इसके पैरेलल में तो लिया अपन ने प्लेन, तो ये क्या हो गया, एक्स वाई क्या कहलाएगा, फिक्स प्लेन होगा। समझ में आ गया। और इसके परपेंडिकुलर में कौन होगा, z, मतलब w। समझ में आ गया ना। तो ये w डायरेक्शन में क्या होगा, फ्लो 0 होगा, मतलब w क्या होगा, 0 होगा, वेलोसिटी कंपोनेंट हो गया ना। तो और x और y डायरेक्शन में कौन सा हो गया, u एंड v। तो वेयर नॉन जीरो कंपोनेंट आर u एंड v एंड w इज इक्वल टू 0। तो ये क्या कहलाएगा, मोशन इन 2 डायमेंशन। समझ में आ गया क्या। तो बस इसी को आपको यहाँ पर बताना है, क्लियर है। तो ये मोशन इन 2 डायमेंशन में हो गया। लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन या फिर करंट फंक्शन। अब देखो स्ट्रीम फंक्शन निकालेंगे या फिर करंट फंक्शन, जिसको बोलेंगे लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन। तो ध्यान देना,
सिंपल है। यहाँ पर पहले अपन कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, उसके बाद में क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है ना। तो ध्यान देना, लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन या फिर करंट फंक्शन। ध्यान देना भाई, लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन या फिर करंट फंक्शन क्या होगा। सिंस इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन इन टू डायमेंशनल, देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, टू डायमेंशन की। तो इस इक्वेशन ऑफ स्ट्रीम लाइन क्या पढ़ी थी अपन ने, सुशीला बताइए। dx अपॉन बराबर, समझ में आ गया। यहां से क्या हो जाएगा अपने पास, माइनस का बराबर, इसका मतलब यहां पर क्या होता है, हमने बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ी थी अपन ने, एम dx प्लस का एन dy बराबर 0। तो ये क्या थी, एग्जैक्ट थी। कब, जब डेल एम अपॉन में डेल वाई किसके बराबर होता है, यही होती है कंडीशन। इसमें कंडीशन रख दो, m का मान क्या है, dx का कोफिशिएंट, तो यहाँ पर कौन है, डेल v अपॉन डेल वाई माइनस, सॉरी बराबर डेल माइनस u, तो नेगेटिव हो जाएगा, अपॉन डेल x। इसको इधर ले आओ तो क्या आ गया, डेल u अपॉन डेल x प्लस का, ये तो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हो गई, किसके लिए, इनकंप्रेसिबल फ्लूइड के लिए, क्योंकि डेल अपॉन डेल टी दिए ना। तो ये क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड। क्लियर है क्या। इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, विच इज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी फॉर इनकंप्रेसिबल फ्लूइड इन टू डायमेंशनल। तो टू डायमेंशन में हुई है, एक्स और वाई में, समझ में आ गया। हाँ, LHS कैन बी एक्सप्रेस्ड, तब हम इस LHS को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, देखो v dx माइनस का u dy किसके बराबर होगा, do साइन लिख सकते हैं इसको, भाई एग्जैक्ट को सेटिस्फाई कर रही है तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, do साइन। और d साइन किसके बराबर होगा, डेल साइन अपॉन में डेल x इनटू, क्योंकि साइन किसका फंक्शन है, x और, तो डेल साइन अपॉन डेल x इनटू dx, डेल साइन अपॉन डेल y इनटू dy, दोनों का कंपैरिजन कर दो। तो v का मान क्या आ गया, डेल साइन अपॉन में डेल x, और u का मान क्या आ गया, माइनस डेल साइन अपॉन में, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, काम आएगी आगे। जब स्ट्रीम फंक्शन साइन दे रखा है, भाई तो पोटेंशियल फंक्शन होता है, जब और साइन क्या है, स्ट्रीम फंक्शन। जब स्ट्रीम फंक्शन आपको दे रखा है तो u और v निकाल सकते हैं, कैसे, डेल साइन अपॉन डेल x और डेल साइन अपॉन डेल y का माइनस किसके बराबर होगा, v एंड u के बराबर। क्लियर है क्या यहाँ पर, कोई डाउट। अब देखो यहां से अगर अपने पास ये कंडीशन यहाँ पर रख देंगे, इसका मान क्या है, 0, तो यहाँ पर क्या होगा, d साइन बराबर 0, मतलब साइन बराबर कांस्टेंट। तो ये किसकी इक्वेशन हो गई, स्ट्रीम लाइन। क्लियर है क्या। तो अपने पास क्या आ गया, साइन इज नोन एज लाग्रांज। अब देखो इसको क्या बोल सकते हैं, लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन, करंट फंक्शन। क्लियर है क्या, या फिर सिंपली स्ट्रीम फंक्शन, या तो लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन बोल दो, या फिर सिंपली स्ट्रीम फंक्शन बोल दो, या फिर करंट फंक्शन बोल दो, साइन। तो ये अपने पास क्वेश्चन आए ना कि लाग्रांज स्ट्रीम फंक्शन या करंट फंक्शन को प्रूव करो या बताओ यहाँ पर। तो क्या लेके चलोगे यहाँ पर, स्ट्रीम लाइन की इक्वेशन लेके चलो, एग्जैक्ट की कंडीशन आ गई, यहाँ से एग्जैक्ट की कंडीशन लगा दो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं, डी साइन के बराबर। डी साइन क्या होता है, डेल साइन अपॉन डेल x इनटू dx प्लस डेल साइन अपॉन डेल y इनटू, और यहाँ से दोनों का कंपैरिजन कर दो dx के कोफिशिएंट का, तो v और u आ गया, समझ में आ गया। तो जब स्ट्रीम फंक्शन दे रखा है, साइन दे रखा है, तो हम u और v कैलकुलेट कर सकते हैं, समझ में आ गया क्या। इसके बाद में d साइन बराबर 0, क्योंकि इसका मान रख दिया अपन ने, तो क्या हो गया,
दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो साइन बराबर कांस्टेंट। समझ में आ गया क्या? और ये क्या कहलाता है? स्ट्रीम फंक्शन या फिर करंट फंक्शन। कोई दिक्कत यहां तक? आगे देखो, अब यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन आएगी भाई। देखो फिजिकल मीनिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ स्ट्रीम फंक्शन एट पॉइंट। फिजिकल मीनिंग देखेंगे किसकी? स्ट्रीम फंक्शन की किसी पॉइंट पर। तो ध्यान देना, ये पूछा भी जाता है। किसी पॉइंट पर आपको क्या निकालना है? इसकी फिजिकल मीनिंग देखनी है किसकी? स्ट्रीम फंक्शन। क्लियर है क्या? करें स्टार्ट। ध्यान देना भाई, यहां से ध्यान दो। हमने एक पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट क्या ले लिया? कैपिटल ए। लेट कैपिटल ए बी ए फिक्स पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या ले लो? पी। कौन सा? आर्बिट्रेरी पॉइंट। कोई भी यहाँ पर कहीं पर भी ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, यहाँ पर ले लो, कहीं पर भी। तो मैंने क्या ले लिया? एक आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, क्या? पी। समझ में आ गया? किसी प्लेन के अंदर। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना, इसको और इसको दो कर्व से ज्वाइन कर दो। एक तो क्या हो सकता है? ए बी पी, और या फिर बी सी पी। लिख सकते हैं इसको, या तो ए बी पी या फिर ए सी पी। दो कर्व से ज्वाइन कर दिया इसको। क्लियर है क्या? ए बी पी और ए सी पी, ज्वाइनिंग टू कर्व्स ए बी पी एंड ए सी पी। क्लियर है क्या? अब ध्यान देना है, ऐसे ये एक रीजन पड़ गया, इसके अंदर से फ्लो होगा तो फ्लो इधर से फ्लो इन करेगा, इधर से क्या होगा? फ्लो आउट करेगा, या फिर इधर से फ्लो इन करेगा, उधर से फ्लो आउट करेगा। समझ में आया क्या भाई? हमने क्या लिया? एक पॉइंट ले लिया फिक्स पॉइंट, और दूसरा आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। तो यहां पर कहीं पर भी ले सकते हैं। समझ में आ गया? अब इधर से फ्लो इन करेगा, इधर से फ्लो आउट करेगा। क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट? हाँ। These curves contains a region R। ये कर्व किसको कंटेन कर रहे हैं? एक रीजन R को कंटेन कर रहे हैं। ये लैंग्वेज यहां पर देख देख कर लिख दो। लेट कैपिटल A बी फिक्स पॉइंट एंड P बी यानी आर्बिट्रेरी पॉइंट इन प्लेन, then joining A and B by the curve A B P and A C P। समझ में आ गया? हाँ। फिर क्या लिया? These curve contains a region। ये कर्व किसको कंटेन कर रहे हैं? रीजन को कंटेन कर रहे हैं, R को। समझ में आ गया? आगे देखो। And assume that there is no fluid। अब देखो हम क्या assume करके चल रहे हैं? इसके बीच में ना तो हम फ्लूइड को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या होगा? एक तरफ एक रीजन से दूसरी तरफ क्या होगा? फ्लो इन और फ्लो आउट होगा। समझ में आ गया क्या? हाँ। If the fluid motion is from right to left, then fluid flow in R across ABP is equal to fluid flow out R left to across any curve joining A and B। कहने का मतलब क्या है? फ्लूइड लेफ्ट से क्या कर रहा है? फ्लो इन कर रहा है। किससे? A B P से अक्रॉस कर रहा है, इससे फ्लो इन कर रहा है, और A C P से क्या हो रहा है? फ्लो आउट कर रहा है। समझ में आ गया क्या? हाँ भाई। For point A, the flux depends on the position P and time T। अब देखो फ्लक्स, फ्लक्स क्या होता है? पढ़ा है पढ़ने? धारा का प्रवाह। समझ में आ गया ना? जो इसमें से प्रवाह होगा ना, फ्लो कितना फ्लो होगा?
वो किस पर डिपेंड कर रहा है? जो आर्बिट्रेरी पॉइंट कौन सा लिया अपन ने, पी लिया, ये तो फिक्स है ना। अब जैसे मैंने ये पी ए यहां पर लिया और पी ज्यादा बड़ा लिया तो ये क्या हो गया, फ्लो ऐसे करेगा। समझ में आ गया क्या? अगर मैं पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट को यहां लूंगा तो क्या होगा, रीजन छोटा हो जाएगा। तो डिपेंड तो इस पे कर रहा है ना, पी पे। तो किस पर डिपेंड कर रहा है? पी की पोजीशन और टाइम टी पर। फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? पी की पोजीशन और टाइम टी पर। समझ में आ गया क्या? लैंग्वेज क्लियर है क्या भाई? क्या लिखा अपन ने यहां से, ए कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया, सॉरी ए कोई फिक्स पॉइंट ले लिया और पी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लिया। एक दोनों को क्या कर दिया, किसी प्लेन के अंदर, और दोनों को क्या कर दिया, दो कर्व से ज्वाइन कर दिया। कर्व्स के नाम रख दो और दोनों कर्व के किसको कंटेन कर रहे हैं, रीजन आर को कंटेन कर रहे हैं। तब यहाँ पर क्या होता है कि इन दोनों इस कर्व के बीच में क्या होगा अपने पास, ना ही तो अपन क्या कर सकते हैं, फ्लूइड को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। यहाँ से क्या होगा, एक तरफ से फ्लो इन करेगा और एक फ्लो आउट करेगा। हम ये देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की ओर जा रहा है, मतलब लेफ्ट ए बी पी से फ्लो इन कर रहा है और ए सी पी से क्या कर रहा है, फ्लो आउट कर रहा है। अब ये किस पर डिपेंड करेगा, इसका फ्लक्स, इसकी पोजीशन और टाइम टी पर। प्रवाह जो है ना वो किस पर डिपेंड कर रहा है, आर्बिट्रेरी पॉइंट पी की पोजीशन और टाइम टी पर। समझ में आ गया क्या? यहां तक क्लियर है? अब देखो यहां से, दिस फ्लक्स इज कॉल्ड द स्ट्रीम फंक्शन एंड इट इज डिनोटेड बाय साइन। ये फ्लक्स क्या क्या कहलाएगा, साइन। इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, साइन से। और साइन क्या है, स्ट्रीम फंक्शन। समझ में आ गया क्या? क्लियर है क्या? ये क्या कहलाता है, स्ट्रीम फंक्शन। समझ में आ गया? साइन इज ए फंक्शन ऑफ, अब साइन किसका फंक्शन है मुझे ये बताओ। फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट कर रहा है, साइन से। तो साइन किस पर डिपेंड कर रहा था, फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा था, पी की पोजीशन और टाइम। मतलब साइन किस पर डिपेंड करेगा, पी और टी पर। समझ में आ गया? तो साइन किसके पर डिपेंड करेगा, साइन इज द फंक्शन ऑफ पी एंड टी, पोजीशन पी एंड टाइम टी का। क्लियर है क्या? यहां तक समझ में आ गया? आगे देखो, कंसीडर ए बी ए पी सच दैट द लेंथ एज मेजर्ड फ्रॉम बी। अब देखो ध्यान देना यहां से, अब यहां से ध्यान देना, हमने क्या लिया कि इसको यहां पर बनाया, ये क्या ले लिया, पॉइंट ए ले लिया। क्लियर है क्या? और इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा आगे तक बढ़ाया, ये पॉइंट क्या ले लिया, बी। ए और दूसरा कौन सा था अपने पास, यहां पर बी था क्या? समझ में आ गया क्या? हमने ये माना है यहां पर कि जो बी ए है वो कितना है, S1, और बी पी कितना है, S2। समझ में आ गया क्या? ये तो कितनी लेंथ है, ध्यान देना इसको ऐसे भाई, जैसे ये है ना, अभी मैं यहाँ पर एक कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है ना। अब जैसे मैंने क्या किया, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो, यही होगा क्या? और ये एक्स एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको क्या मान ले, थीटा मान ले। क्लियर है क्या? ये एक्स एक्स हो गया, और ये कौन सा हो गया अपने पास, ये वाई एक्स हो गया, ये एक्स एक्स हो गया और ये वाई, इसलिए इसको ऐसे बनाया। समझ में आ गया भाई? मैंने यहाँ पर एक कर्व बनाया, इस पर एक टेंजेंट ड्रॉ, ये यहाँ पर ये जो इस पर ड्रॉ किया अपन ने टेंजेंट, वो कितना एंगल बना रहा है इसके साथ, इसको बोलेंगे अपन साइन। समझ में आ गया क्या? जा जैसे साइन, ये अपने पास क्या हो गया, साइन 2 हो जाएगा, और दूसरा अपने पास क्या हो गया, ये इधर क्या हो गया अपने पास, साइन 1। ये जैसे ये, ठीक है ना, साइन 1 एंड साइन 2, ये ड्रॉ कर दिया। ध्यान देना, इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या होगा, नॉर्मल प्लेन। तो मैंने यहां पर क्या बना दिया, ये क्या हो गया, कैपिटल है। समझ में आया नहीं है? बोलो भाई, यहां तक कोई डाउट? इधर क्या होगा अपने पास, ये कौन सी लाइन होगी अपने पास, एक्स एक्स के पैरेलल क्या होगा, और जस्ट
ये क्या होगा अपने पास इसके जस्ट परपेंडिकुलर v भाई x के पैरेलल। तो मुझे ये बताओ ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल बराबर होगा क्या, ये थीटा, और ये भी कितना होगा, जस्ट सेम एज इट इज। पर ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे ना, ये इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो ये कितना होगा, थीटा है तो ये भी थीटा होगा, 90 माइनस थीटा, तो अपने पास, और ये कितना हो गया अपने पास 90। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट है क्या यहाँ पर, क्लियर है क्या, बोलो भाई कोई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ से, समझ में आ गया। एन कैप की डायरेक्शन में आप यहाँ पर जो कंपोनेंट निकालोगे इसके तो क्या आएंगे, पूरे को इधर ले जाओ, इस और कौन सा है v, u और v तो वेलोसिटी कंपोनेंट है, तो ये तो क्या हो जाएगा u cos 90, और ये कितना है थीटा, तो कितना हो जाएगा, और प्लस का v cos थीटा, तो ये अपने पास नॉर्मल डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गए। यहां तक कोई डाउट है क्या, समझ में आ गया क्या। देखो पहले आपको इस फ्लक्स के बारे में बताना है, फिर अपन ने क्या लिया, यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, उस पर क्या कर दिया, ये यहाँ ड्रॉ कर दिया, ये एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। इसमें अपन ने क्या किया, जो एक्स एक्स के पैरेलल इस पॉइंट पर जो होगा वो क्या होगी, u वेलोसिटी हो गई, इसके जस्ट परपेंडिकुलर v हो गया, और इसके जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो गया, नॉर्मल प्लेन हो गया। समझ में आ गया क्या, नॉर्मल के अंदर कंपोनेंट लेंगे तो दोनों को इधर रिजॉल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा अपने पास, ये कंडीशन आ जाएगी। क्लियर है, अब इसको देखो मैं पढ़ रहा हूँ, यहाँ से ध्यान देना। हाँ भाई, BAP such that the length as measured from B, such that BA क्या माना अपन ने, BA क्या माना अपन ने, ये कितना है S1, सर AB भी आना चाहिए था ना, B भी आपने ये पॉइंट ऐसे, कौन सा, नहीं ये तो नाम दिया है इसको, फिर ये हाँ ये अपन ने ये कर्व लिया है यहाँ पर, ठीक है ना, हाँ ये यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, कर्व ये है, मैंने इसको आगे तक बढ़ाया, मैंने ये बोला है कि अगर ये S1 है, ये पूरा S2 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा, S2 माइनस S1, वैसे तो ये ऐसे ही होगा ना, पूरा इस पूरी के लेंथ को S मानेंगे, तो ये इसलिए गया, बाकी और कोई वो नहीं। समझ में आ गया ना, तो ये कितना है S1 और ये पूरा कितना है S2, तो ये वाला कितना हो जाएगा, लिमिट जो लेंगे अपन, जैसे इंटीग्रेशन करते हैं तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक लेंगे, S1 से, क्योंकि बड़ी S2 है ना, इसलिए मैंने ये लिखा। समझ में आ गया ना, चलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या। अब देखो कैपिटल N, ये क्या अपन ने इसको क्या माना है, कैपिटल N एक्स वाई, ये माना अपन ने। अब ध्यान देना, ये अपन ने क्या माना, एक पॉइंट ले लिया कैपिटल N एक्स वाई। अब देखो इसको आगे तक बढ़ाएंगे, यहाँ तक सपोज करो यहाँ तक बढ़ाए, तो ये कितना हो गया dx हो गया क्या, और इसको आगे तक बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा dy, तो ये कितना हो जाएगा ऐसे ही होगा क्या, एक तरीके से ds ही बोलूंगा क्या मैं इसको ds, ये dx हो गया, ये dy हो गया। मुझे बताओ tan थीटा क्या होता है, पहले साइन निकालो, साइन थीटा क्या होगा, लंब बटे कट, तो लंब क्या हो गया अपने पास dy, और कट क्या हो गया ds, तो क्या हो गया dy अपॉन में ds, cos थीटा क्या हो जाएगा dx अपॉन में ds। समझ में आ गया क्या भाई, आधार बटे कट, कोई दिक्कत नहीं आता, ये आगे काम आएगी, इसको मैंने यहाँ पर शो ही किया है। डायग्राम समझ में आ गया नहीं आया, फिर दोबारा समझाओ, पूरा क्लियर है। क्या लिया अपन ने, एक बार मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, दो पॉइंट ले लो, एक ये क्या ले लिया अपन ने A, और ये क्या ले लिया P, इसको आगे तक बढ़ा दिया, ये क्या हो गया B, और इस B S1 है, और ये क्या है S2 है, पूरी S है। यहाँ पर एक और पॉइंट ले लो कैपिटल M x y, इस पर क्या ड्रॉ कर दो, x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है tan, ये आ गया अपने पास। समझ में आ गया क्या। अब यहाँ पर इसको थोड़ा यूं बढ़ाना, ठीक है ना, ये टेंजेंट यहाँ पर देखिए, क्लियर है, ठीक है ना। हाँ, ये कितना होगा, जो ये x एक्सिस के साथ थीटा बना रहा है, तो ये भी कितना होगा थीटा। जस्ट इसके क्या होगा, ये u होगी तो इसके परपेंडिकुलर ये v हो गया, और जस्ट इसके परपेंडिकुलर, किसके, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, तो यही होगा
ये अगर थीटा है तो ये भी थीटा हो गया, ये n हो गया। समझ में आ गया? यहाँ से अपने पास क्या निकाल लो, अगर ये x और y कोऑर्डिनेट है तो ये कितना हो जाएगा dx और ये कितना हो जाएगा dy। ये तो निकाल सकते हैं साइन और कोस। समझ में आ गया? और इसको p बोल दिया, ये लो अपना डायग्राम क्लियर हो गया। कोई दिक्कत है क्या यहाँ पर? समझ में आ गया? डायग्राम क्लियर है पूरा? आगे ध्यान देना। हाँ भाई, अब यहां से आप क्या निकाल लो, वेलोसिटी पॉइंट इन m। तो ये वेलोसिटी पॉइंट निकाल लिया, नॉर्मल डायरेक्शन में कितना हो गया, वेलोसिटी कंपोनेंट ये आ गया दोनों, ये अपने पास ये हो गया। cos 90 प्लस थीटा क्या होता है, sin थीटा। सेकंड कोऑर्डिनेट में cos क्या होगा, नेगेटिव हो गया, तो अपने पास ये क्या हो जाएगा, v cos ऑफ थीटा माइनस का u sin थीटा। ये लिख सकते हैं क्या इसको, नॉर्मल कंपोनेंट। क्लियर है यहाँ तक? हाँ भाई, आगे देखो, हम क्या निकाल रहे हैं, फ्लक्स निकाल रहे हैं अक्रॉस किसका, ए और पी का, इसका। तो पूरे के लिए क्या कर दूं मैं, एपी के लिए अगर पूरे के लिए फ्लक्स निकालूंगा तो क्या करूंगा, इंटीग्रेशन, और लिमिट क्या दूंगा s1 से s2, और कंपोनेंट क्या निकाला नॉर्मल डायरेक्शन में, v cos ऑफ थीटा माइनस का u sin ऑफ थीटा, और क्या आ जाएगा ds ही आएगा क्या भाई, s की लिमिट तो रख रहे हैं यहाँ पर लेंथ में। अब देखो यहाँ पर v किसके बराबर था, बोलो, देखो पीछे देखो, v किसके बराबर था, डेल साइन अपॉन डेल x। तो यहाँ पर मान रख दो, तो देखो s1 से s2 क्या था, डेल साइन अपॉन डेल x। cos थीटा का मान क्या निकाला अपन ने, तो dx अपॉन में ds, माइनस u का मान क्या था, माइनस का था, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा का dy अपॉन में, और बाहर क्या आ गया, अब देखो ये तो कट गया ds, तो इसको क्या लिख सकते हैं, डेल साइन अपॉन डेल x इनटू dx प्लस डेल साइन अपॉन डेल y इनटू dy। याद करो क्या लिखा था अपन ने, d साइन। तो s1 से s2, और क्या आ गया, और d साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन, और s2 माइनस साइन की जगह s2 माइनस s1। समझ में आ गया क्या, बोलो भाई कोई डाउट यहाँ तक? तो s2 माइनस s1 इसको मैं लिख दूं क्या, sin 2 माइनस sin 1। कोई डाउट है क्या यहाँ तक भाई, d साइन आ गया ना अपने पास, साइन में आ गया ना, तो s1 को क्या लिखेंगे sin 1, और s2 को क्या लिखेंगे sin 2। समझ में आ गया ना भाई, पहले लेंथ में था इसलिए s1 और s2 में था, लेंथ को किस में कन्वर्ट कर दिया, फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, तो ये किस में आएगा, स्ट्रीम फंक्शन sin 1 और sin 2 का। क्लियर है क्या यहाँ पर? तो यहाँ पर अब अपने पास क्या होगा, ध्यान देना, अगर अपने पास क्या आ जाए sin 1 बराबर क्या आ जाए sin 2, कंडीशन दे रखे हैं, इफ sin 1 is equal to sin 2, then this means for every point of streamline the value of stream function is every point of streamline। जो स्ट्रीम फंक्शन की वैल्यू होगी ना वो क्या होगी, हर जगह क्या होगी, सेम होगी। समझ में आ गया क्या? तो sin 1 बराबर sin 2, इसका मतलब sin बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट, हर जगह सेम हो गई ना भाई, एवरी पॉइंट पर स्ट्रीम लाइन क्या है, सेम है, तो इसका मतलब क्या हुआ, हर पॉइंट पर सेम है मतलब साइन होगा, तो इसका मतलब साइन बराबर क्या हो गया, कांस्टेंट। क्लियर है क्या? हाँ भाई, स्ट्रीम लाइन का मतलब स्ट्रीम फंक्शन हो गया, इसका मतलब साइन बराबर कांस्टेंट। आगे पोटेंशियल फंक्शन पढ़ेंगे तो फाई बराबर कांस्टेंट। क्लियर है ना? तो यहाँ पर क्या हो गया अपने पास, साइन इज इक्वल टू कांस्टेंट। द स्ट्रीम फंक्शन एग्जिस्ट फॉर रोटेशनल और इन रोटेशनल। अब देखो भाई, रोटेशनल और इन रोटेशनल के लिए एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ध्यान देना। Since velocity component u and v are, देखो ध्यान देना, u और v किस पर इंडिपेंडेंट है, z पर इंडिपेंडेंट है, z पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा ना, क्यों? क्योंकि टू डायमेंशन में ओनली x और y में, तो u और v किस पर डिपेंड नहीं कर रहा, z पर, ठीक है ना। एंड फॉर टू डायमेंशनल मोशन, टू डायमेंशनल मोशन के लिए w क्या होता है, w 0 होता है,
और W 0 हो गया, इसका मतलब WX क्या पढ़ा था अपन ने 1/2 और क्या था अपने पास डेल W अपॉन डेल Y माइनस डेल V अपॉन डेल Z, यही था क्या अपने पास। यहाँ तो x के लिए था तो W का y के रेस्पेक्ट में v का, तो ये किसके बराबर हो जाएगा 0 के बराबर। अरे भाई W पे तो डिपेंड, W तो 0 है ना अपने पास, क्लियर है ना, इसका मतलब W बराबर 0। नेक्स्ट जैसे WY निकाले तो वो क्या आएगा अपने पास 1/2 और क्या था अपने पास डेल U अपॉन डेल Z माइनस डेल W अपॉन में डेल X, यही था क्या। तो देखो W पे तो डिपेंड ही नहीं है, तो यहाँ से क्या आएगा अपने पास WX और WY दोनों क्या हो गए अपने पास 0 हो गए। और तीसरा क्या था WZ क्या था 1/2 और क्या था डेल ऑफ V अपॉन डेल X माइनस डेल U अपॉन में डेल Y, समझ में आ गया क्या। अब यहाँ से ध्यान देना, ये तो दोनों तो 0 हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर W देखो V U और V किसका फंक्शन नहीं है, तो U VZ का नहीं है तो 0 हो गया। W वैसे ही 0 है तो ये पूरा 0 हो गया इसका मतलब। अब दूसरा देखो WY WX W 0 है तो ये 0 हो गया और UZ का फंक्शन है ही नहीं तो ये 0 हो गया। क्यों नहीं है Z का फंक्शन, क्योंकि ये कौन सी डायमेंशन है ओनली 2 डायमेंशन X और Y, Z पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, तो ये दोनों तो 0 हो गए। अब बात करते हैं इसकी, क्योंकि ये X के रेस्पेक्ट में ये, अब ध्यान देना U किसके बराबर था, याद करो U किसके बराबर था इसमें साइन डेल साइन अपॉन में, तो U किसके बराबर था डेल साइन अपॉन डेल X, V किसके बराबर था माइनस का डेल साइन अपॉन में डेल Y, क्लियर है क्या, बोलो भाई उल्टा लिख दिया, हाँ ये माइनस का था, ये V था अपने पास क्या था V था क्या, एक बार देखो चेक करो देखो ऊपर देखो आपने माइनस का लगा था U था अपने पास ऊपर भी ऐसे साइन थीटा, ऊपर देखो U था अपने पास क्या था माइनस का डेल साइन अपॉन में डेल Y और V था डेल साइन अपॉन में डेल X, ये था अपने पास, क्लियर है ना। ये रखो यार, तो देखो क्या आ गया 1/2 और क्या अपने पास डेल स्क्वायर साइन अपॉन में डेल X स्क्वायर हो गया क्या, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा डेल स्क्वायर साइन अपॉन में डेल Y स्क्वायर, क्लियर है क्या आता है, बोलो भाई। हेंस यहाँ पर WZ क्या है 0, बट Z डायरेक्शन में तो वेलोसिटी 0 है ना, इसका मतलब ये क्या हो गया डेल स्क्वायर साइन बराबर, समझ में आ गया कि लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हो, तो क्लियर है क्या। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया फॉर इन रोटेशनल फ्लो स्ट्रीम फंक्शन। अब ध्यान देना इन रोटेशनल फ्लो के लिए स्ट्रीम फंक्शन किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, इन रोटेशन में क्या हो जाता है WZ 0 हो जाता है, तो इन रोटेशनल जैसे ही 0 रखेंगे तो क्या हो गया लाप्लास इक्वेशन हो गई। तो इन रोटेशनल फ्लो के लिए साइन किसको सेटिस्फाई करता है लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, समझ में आ गया क्या। तो ये अपन कंडीशन निकाल रहे हैं कि क्या क्या कंडीशन होगी, क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई यहाँ पर। चलो आगे, हाँ भाई अब यहाँ से कुल मिला के एक रिजल्ट निकलता है नॉट, ध्यान देना। सबसे पहली कंडीशन फॉर इन रोटेशनल मोशन फाई क्या था, फाई क्या था वेलोसिटी पोटेंशियल, यही था क्या। साइन क्या है स्ट्रीम फंक्शन, समझ में आया। फाई क्या था वेलोसिटी पोटेंशियल और साइन क्या है। अब देखो डेल स्क्वायर फाई भी क्या था और डेल स्क्वायर साइन भी क्या है अपने पास, किसके लिए इन रोटेशनल मोशन के लिए, समझ में आ गया। ध्यान देना भाई, वहां पर u क्या था अपने पास माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स और v क्या था याद आ रहा है क्या, और वो भी नेगेटिव, दोनों ही निकाले थे अपन ने जब फाई दे रखा था तो लास्ट यूनिट में निकाला था अपन ने। u किसके बराबर था माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स, v किसके बराबर था
अब यहाँ पर u किसके बराबर होगा? माइनस डेल साइन अपॉन डेल वाई। डेल साइन अपॉन डेल वाई। v किसके बराबर होगा? डेल साइन अपॉन डेल वाई। याद रखना, इसको काम आएगा पूरा आगे। u जब फाई दे रखा है या साइन दे रखा है तो u और v क्या होंगे? समझ में आ गया ना? क्लियर है? दूसरी चीज यहां से देखो, इसका मतलब दोनों से ही क्या लिख सकते हैं? u किसके बराबर है? माइनस डेल फाई अपॉन में डेल एक्स बराबर है माइनस डेल साइन अपॉन, यही हुआ ना दोनों का मान। इसी प्रकार v किसके बराबर है? डेल फाई अपॉन डेल वाई बराबर डेल साइन अपॉन डेल एक्स। ये रिजल्ट निकल के आएगा अपने पास। ये पूरा ध्यान रखना, आपको याद हो गया यहाँ पर ही? समझ में आ गया? अगर फाई क्या है? फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी पोटेंशियल। साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्ट्रीम फंक्शन। अगर ये आपके पास है तो देखो इन रोटेशनल मोशन के लिए दोनों ही किसको सेटिस्फाई करते हैं? लाप्लास इक्वेशन को। और u किसके बराबर होगा? माइनस डेल फाई अपॉन डेल एक्स। v किसके बराबर होगा? माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई। ये क्या होगा? माइनस डेल फाई अपॉन डेल वाई u के बराबर होगा साइन के। और डेल साइन अपॉन डेल एक्स किसके बराबर होगा? v के बराबर। दोनों का रिजल्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आगे सब जगह काम आएगा ये, तो इसको ध्यान रखना। क्लियर है? और अपन ने क्या पढ़ा? फिजिकल मीनिंग किसी पॉइंट पर किसके लिए? स्ट्रीम फंक्शन के लिए। समझ में आ गया क्या? तो आपको फ्लक्स चेक करना है तो क्या करेंगे अपन? ए कोई आर्बिट्रेरी एक कोई फिक्स पॉइंट ले लो और बी कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट ले लो किसी प्लेन के अंदर। समझ में आ गया क्या? और दो कर्व से ज्वाइन कर दो, एक ए बी और बी आ गया, दूसरा ए सी बी। तो फ्लक्स यहाँ का इसका फ्लक्स चेक करेंगे तो क्या होगा? एक कर्व से एंटर करेगा, फ्लो इन करेगा, दूसरे वाले से क्या करेगा? फ्लो आउट। इसके बीच में एक रीजन होगा आर। इसके बीच में क्या नहीं कर सकते? ना तो फ्लूइड को क्रिएट कर सकते हैं, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हम तो फ्लक्स चेक कर रहे हैं तो हमने क्या लिया यहाँ पर? एक स्ट्रीम फंक्शन क्या लिया अपने पास? साइन। समझ में आ गया क्या? साइन स्ट्रीम फंक्शन है। हमने क्या किया? एक्स वाई प्लेन में क्या किया? एक्स को ड्रॉ कर दिया। किसको? इस कर्व को। एक कोई पॉइंट ले लिया, फिक्स पॉइंट क्या ले लिया? ए और दूसरा आर्बिट्रेरी पॉइंट पी। यहां से इसको आगे तक बढ़ाया S1 हो गया और ये क्या हो गया? S2। तो हमें तो ए और पी का ही तो निकालना है फ्लक्स। ए और पी का निकालना है। इस पर कोई पॉइंट ले लो, कैपिटल है। इस पर क्या ड्रॉ किया अपन ने? u वेलोसिटी ड्रॉ कर दी भाई। फ्लूइड x डायरेक्शन में जाएगा तो u और इसके जस्ट परपेंडिकुलर v। समझ में आ गया? इस पर एक पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दिया जो sin 1 और sin 2 हो गया। ये कितने एंगल बना रहा है इसके साथ? समझ में आ गया क्या? क्या बना रहा है अपने पास? थीटा। ये थीटा तो ये भी कितना होगा? और जस्ट इस प्लेन के परपेंडिकुलर देखेंगे तो नॉर्मल प्लेन हो गया। तो ये क्या हो गया अपने पास? ये एंगल कितना बनाएगा? v से y एक्स से थीटा। समझ में आ गया क्या? और n कैप की डायरेक्शन में, n के डायरेक्शन में, नॉर्मल डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट निकाल लो। कितना आएगा? दोनों जो वेलोसिटी कंपोनेंट है उधर इसको इधर रिजॉल्व कर दो। क्लियर है क्या? तो क्या आ जाएगा अपने पास? v cos थीटा और u cos 90 प्लस थीटा। समझ में आ गया क्या? ये अपने पास ये वैल्यू आ गई। यहां से इसको आगे तक, जैसे इसको dx बोल दिया, इसको dy बोल दिया, क्योंकि x y पॉइंट है ना। आगे तक बढ़ाएंगे dx, ऊपर तक बढ़ाएंगे dy। तो यहां से sin और cos का मान निकाल लो इस ट्रायंगल से। समझ में आ गया? अब आपके पास सारी वैल्यू आ चुकी है। ये वैल्यू ले लो यहाँ पर S1 से लेकर S2। किसका? इसका फ्लक्स का निकालेंगे। तो क्या होता है अपने पास? वेलोसिटी कंपोनेंट इनटू ds, तो v इनटू ds। यहाँ पर v का मान रख दो, sin का, cos का और u का मान रख दो। v का मान क्या था? डेल sin अपॉन डेल x। u का मान क्या था? माइनस डेल sin अपॉन डेल y। दोनों का मान रखते हैं, ds से ds कट गया। ये क्या हो गया? d sin। अब लिमिट भी चेंज होगी। लिमिट किसमें होगी? d sin लिखा तो अपन ने क्या होगा? sin 1 और sin 2। तो sin 1 और sin 2 लगाते हो तो sin 2 माइनस sin 1। अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, मतलब स्ट्रीम लाइन हर पॉइंट पर क्या है? इक्वल है। मतलब sin बराबर क्या हो गई? कांस्टेंट। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? और ये अपने पास कांस्टेंट आ गई। अब हम बात करेंगे किसकी? ध्यान देना भैया। u और v किसका फंक्शन है? ओनली x और y का, मतलब z पर इंडिपेंडेंट है। मतलब u और v किस पर इंडिपेंडेंट है? z पर। दूसरा w किसके बराबर है? क्योंकि 2 डायमेंशन में देख रहे हैं। अब यहाँ पर wx, wy और wz तीनों का मान रख दो। समझ में आ गया? यहाँ से जैसे wx का मान निकाला तो ये तो भाई 0 हो रहे, तो ये 0 हो गया। wy भी क्या हो गया? 0 हो गया। wz में मान रखा तो ये कंडीशन पड़ गई। एक रोटेशनल के लिए देखेंगे तो wz क्या होता है?
तो ये पूरा लाप्लास इक्वेशन हो गई है। तो रोटेशनल मोशन के लिए मतलब साइन किसको सेटिस्फाई करेगा, लाप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और u और v का मान क्या होगा, u क्या हो गया माइनस डेल साइन अपॉन डेल y, v क्या हो गया डेल साइन अपॉन डेल x। सिमिलरली यहां से फाई निकाला था अपन ने इससे पहले पहली वाली यूनिट में, फाई को लिख दिया तो दो रिलेशन आते हैं, दोनों को साथ में रखने का है ताकि ध्यान रहे। क्लियर है यहां तक, ये आपकी कंडीशन कंप्लीट हो गई। चलो भाई एक क्वेश्चन देखते हैं इसका। ध्यान देना क्या दे रखा है, इफ द मोशन इज इन रोटेशनल, अगर आपके पास क्या दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है इफ द मोशन इज इन रोटेशनल, then prove that constant velocity potential phi and constant complex potential psi, या तो इसको कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल बोल दो या स्ट्रीम फंक्शन बोल दो, ठीक है ना। बात देखिए, आर ऑर्थोगोनल एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये क्या होंगे ऑर्थोगोनल होंगे, देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहां पर ये क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे। जैसे ये फाई और साइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे ना, तो वो पॉइंट क्या होगा ऑर्थोगोनल, मतलब एक दूसरे के क्या होंगे, ये लंबवत होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। समझ में आ गया क्या, तो आपको ये बताना है tan ये दूसरे एक दूसरे के क्या है ऑर्थोगोनल है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्लियर है क्या, करें इसको। पहली चीज देखो, आपको क्या दे रखा है, फाई बराबर क्या दे रखा है कांस्टेंट दे रखा है, और दूसरा साइन बराबर भी क्या दे रखा है, दोनों का मान निकाल लो। फाई को क्या लिखते हैं अपने, डी फाई बराबर 0, और यहां से डी फाई को क्या लिख सकते हैं, और डेल फाई अपॉन डेल वाई इंटू, और डेल साइन अपॉन में डेल एक्स इंटू प्लस डेल साइन अपॉन डेल वाई इंटू, समझ में आ गया क्या यहाँ तक। यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, dy अपॉन dx किसके बराबर हो जाएगा, इसको इधर ले गया, dx को नीचे लाया, इसको नीचे ले आया, मतलब डेल फाई अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल फाई अपॉन में डेल वाई माइनस लगा के। समझ में आ गया क्या, कोई डाउट, मुझे ये बताओ डेल फाई अपॉन डेल एक्स क्या होता था, माइनस यू होता था क्या, और डेल फाई अपॉन डेल वाई क्या होता था, तो माइनस माइनस से एक माइनस तो बढ़ जाएगा, एक बचेगा माइनस यू अपॉन में, और इसको मैं m1 बोल दूं क्या, स्लोप ढाल। क्लियर है क्या, कोई डाउट यहां तक। चलो भाई इसी प्रकार आप दूसरे का निकाल लो, यहां से क्या निकलेगा, dy अपॉन में dx बराबर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले गए, मतलब माइनस डेल साइन अपॉन डेल x अपॉन डेल साइन अपॉन में, आपको याद है ये क्या होता है, ये तो क्या होता है अपने पास v होता है क्या, u होता है, अरे बाबा u v होता है, v अपॉन में u क्या होता है, याद करो उल्टा होता है, ये उल्टा, ठीक है ना। हाँ समझ में आ गया, इसको क्या बोल दो m2, ये स्लोप हो गया। कोई दिक्कत है क्या भाई, चले आगे। अब दोनों का स्लोप आ गया और अपन को इनको परपेंडिकुलर देखना है कि है या नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाए, -1 के, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे। दोनों को गुणा करके देख लो, मतलब m1 इंटू m2 बराबर माइनस यू अपॉन v अपॉन यू, कट गया, ये तो क्या आ गया -1, मतलब ये क्या कंडीशन हो गई, दोनों एक दूसरे के क्या है
समझ में आया नहीं है? क्लियर है क्या? दोनों की ढाल निकाल लिया अपन ने, स्लोप निकाल लिया। सर स्लोप के बारे में थोड़ा सा बताओ ना। स्लोप, ध्यान देना, स्लोप क्या होता है? जो अपन ये निकालते हैं ना, ये एंगल, ठीक है ना? जैसे अपने पास क्या दिया था कि अपन ने u निकाला था, ठीक है ना? और ये क्या था? v निकाला था। और इस पॉइंट पर ये जो ये टेंजेंट ड्रॉ किया था, ठीक है ना? हाँ, तो अपने पास यहाँ पर u और v आया था, तो जो स्लोप निकाला था वो क्या था अपने पास? जैसे इसका स्लोप अगर ये फाई बराबर कांस्टेंट है तो साइन बराबर कांस्टेंट आया था अपने पास, तो इसका स्लोप क्या आ गया था अपने पास? v अपॉन u। दोनों अगर स्ट्रीम फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन दे रखा है, दोनों का स्लोप निकाल लो, दोनों का ढाल निकाल लो। अब देखो स्ट्रीम लाइन और जो पोटेंशियल लाइन है, स्ट्रीम लाइन तो क्या होती है? यूं ड्रॉ होगी, ये तो सारी, और जो पोटेंशियल फंक्शन है ना वो आगे मैं बताऊंगा आपको, ठीक है ना? ये जैसे हर पॉइंट पर इनके बारे में बताऊंगा कि स्ट्रीम लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं इसी के अंदर, ठीक है ना? ये लाइन कैसे ड्रॉ होगी, ये सीधी जाएगी, वो क्या होगी हर पॉइंट पर, जैसे r बराबर r1 पर एंगल अलग अलग एंगल पर ये ड्रॉ करते हैं, तो वो तो फाई होगी, पोटेंशियल फंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? साइन बराबर साइन1, साइन बराबर साइन2, तो एक एंगल पर अलग अलग लाइन ये बनेगी, इधर बनेगी ये sin2, ये sin3। समझ में आ गया? तो दोनों का जो स्लोप निकाला, दोनों का क्या आ रहा है अपने पास? नेगेटिव, तो एक दूसरे क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है ना? अभी हम आगे इनका डायग्राम भी बनाएंगे, ठीक है ना? जो आगे इनके आर्टिकल्स पढ़ेंगे। एक होता है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है? W। W किसके बराबर होता है? f of z। ध्यान देना, समझना इसको, ये सारे क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आने चाहिए। एग्जाम में तो कम पूछ जाता है, एग्जाम में तो आगे से आएगा, मगर ये आने चाहिए, ठीक है ना? कभी पूछ ले तो उस कंडीशन पे। अब जैसे हमने ये पढ़ा तो बिल्कुल सिंपल था, एक बार समझ में आ गया तो इजीली हम लिख सकते हैं इसके लिए। तो देखो ये समाधान कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होता है? W। W किसके बराबर होता है? f of z। समझ में आ गया क्या? और आपको याद है fz क्या होता है? ध्यान देना, fz किसके बराबर होता है? फाई प्लस का आयोटा साइन, पोटेंशियल फंक्शन प्लस आयोटा स्ट्रीम फंक्शन। समझ में आ गया क्या? जैसे x प्लस आयोटा y होता है ना अपने पास, तो यहाँ पर z क्या होता है? वेयर। z किसके बराबर होता है? कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं ना, तो क्या हो गया? x प्लस आयोटा y। क्लियर है क्या भाई? यहाँ तक हमने पढ़ा है ना, w किसके बराबर होता है? u प्लस आयोटा v, तो वही तो हो गया अपने पास, u और v, फाई और साइन। क्लियर है क्या अपने पास? कॉम्प्लेक्स में पढ़ा था अपन ने, तो इस w को क्या बोलते हैं अपन? पोटेंशियल फंक्शन। समझ में आ गया? हाँ भाई ध्यान देना, इज नोन एज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ये क्या कहलाएगा? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल कहलाएगा। क्लियर है? आगे ध्यान देना। अब यहां से मैं क्या करूं? इसका डेरिवेटिव कर दूं। पहले किसके रेस्पेक्ट में कर दो? x के रेस्पेक्ट में, फिर किसके रेस्पेक्ट में कर देंगे? y के रेस्पेक्ट में। तो जैसे ही x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो बताओ भाई यहां से क्या आएगा? यहां से बताओ, z का मान रख दो पहले, तो क्या होगा? x प्लस आयोटा और क्या है? फाई प्लस आयोटा। x के रेस्पेक्ट में करोगे तो f का क्या होगा? f डैश x प्लस आयोटा y। ध्यान देना, बिल्कुल सिंपल है, कुछ भी नहीं है इसमें। और x का x के रेस्पेक्ट में 1 और फाई का डेल फाई अपॉन डेल x प्लस आयोटा डेल साइन अपॉन डेल x, क्योंकि फाई किसके? फाई और साइन x और y के फंक्शन है, एक से ज्यादा क्या है तो डेल यूज में आता है। समझ में आ गया? अब y के रेस्पेक्ट में कर दो f डैश x प्लस आयोटा y और आयोटा y का आयोटा। समझ में आ गया क्या? और यहाँ पर क्या आ गया? डेल फाई अपॉन डेल y प्लस आयोटा डेल साइन अपॉन, एक का मान उठा के इसमें रख दूं क्या? यहाँ से मान उठा के रख दूं तो क्या हो जाएगा? डेल फाई अपॉन डेल x आयोटा और माइनस डेल साइन अपॉन डेल y। आयोटा का स्क्वायर -1 हो जाएगा और किसके बराबर आ गया? डेल फाई अपॉन डेल y प्लस आयोटा डेल साइन अपॉन, यहाँ से दोनों तरफ कंपैरिजन कर दो, रियल को रियल के साथ, क्या हुआ? रियल को रियल के साथ और इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ। तो रियल क्या हो गया? डेल फाई अपॉन डेल y किसके बराबर हो गया?
डेल माइनस का डेल साइन अपॉन में सर वहाँ पे x है अगर वहाँ पे y है। अच्छा गलत कर दिया क्या तुमने? वही बताई थी। यहाँ गलत कर दिया ना? हाँ सर। यहाँ क्या आएगा x, यहाँ क्या आएगा y y। ठीक है भैया, यहाँ देखो यहाँ क्या आएगा डेल फाई अपॉन डेल y किसके बराबर हो गया माइनस डेल साइन अपॉन डेल x। ठीक है। और अगला क्या हो गया डेल साइन अपॉन डेल y किसके बराबर हो गया। ये रिलेशन ध्यान रखना, समझ में आ गया क्या? हाँ, these are known as Cauchy-Riemann इक्वेशन पढ़ी थी क्या तुमने u और v में? डेल u अपॉन डेल x बराबर माइनस डेल v अपॉन डेल y, डेल u अपॉन डेल y बराबर, ये क्या है Cauchy-Riemann इक्वेशन है। सर ये अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं। ये अपन फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? फिजिक्स मैथ में कॉम्प्लेक्स में है, कॉम्प्लेक्स में आपके, ठीक है ना? और आपके फिजिक्स में भी आता है, ठीक है ना? ध्यान देना। These are Cauchy-Riemann condition और Cauchy-Riemann equation in किस फॉर्म में है ये? कौन से फॉर्म में है? कार्टेशियन फॉर्म में। समझ में आ गया क्या? Cauchy-Riemann equation किसमें? स्ट्रिंग फंक्शन और पोटेंशियल फंक्शन के लिए कार्टेशियन फॉर्म में निकाली है। अभी हम पोलर फॉर्म में भी निकालेंगे इसको। जैसे वहां पे निकाले थे ना अपन ने पोलर फॉर्म में, यही चीज अपन यहाँ पर अब केस में पढ़ेंगे पोलर फॉर्म में। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट यहाँ तक? बोलो भाई, आगे चलूं क्या? बोलो। हाँ, तो ये क्या आ गया अपने पास Cauchy-Riemann इक्वेशन आ गई किसके अंदर? कार्टेशियन फॉर्म में आ गई, ठीक है ना? हाँ, सच फाई एंड साई आर कॉन्जुगेट फंक्शन। और फाई और साई आपस में क्या कहलाते हैं भाई? जैसे अपन ने पढ़ा था ना एफ जेड यू प्लस आल्टा वी, तो यू और वी आपस में क्या कहलाते हैं? कॉन्जुगेट फंक्शन होते हैं। यू का कॉन्जुगेट वी का कॉन्जुगेट यू, यही पढ़ते थे अपन। तो यहाँ पर क्या है एफ जेड क्या अपने पास फाई एंड साई, तो फाई और साई क्या है? कॉन्जुगेट फंक्शन है। समझ में आ गया क्या? हाँ, तो W किसके बराबर था? फाई प्लस आल्टा साइन बराबर क्या था? एफ ऑफ जेड। ध्यान देना भाई, पूरे का डेरिवेटिव कर रहा हूं मैं इसका, किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में। तो देखो करो, देखो यहाँ dw अपॉन में पहले w का किसके रेस्पेक्ट में होगा? w किसका फंक्शन है और z किसका फंक्शन है? x और y का। तो dw अपॉन dz और क्या हो जाएगा? डेल z अपॉन डेल x बराबर डेल फाई अपॉन में डेल x प्लस अल्ट्रा डेल साइन अपॉन में डेल x। x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं ना अपन, z किसका फंक्शन है? ये तो 1 हो जाएगा। अभी तो निकाला था डेल z अपॉन डेल x 1 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया dw अपॉन dz किसके बराबर हो गया? डेल फाई अपॉन डेल x प्लस अल्ट्रा डेल साइन अपॉन में डेल x। कोई डाउट है कि भाई यहाँ पर? अब ध्यान देना यहाँ पर, ये किसके बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं? डेल फाई अपॉन डेल x क्या होता है? माइनस का u और प्लस अल्टा डेल साइन अपॉन डेल y किसके बराबर होता है? v। याद है क्या? डेल साइन अपॉन डेल x। क्लियर है? ये u हो गया, ये v हो गया। ये किसके बराबर हो गया? dw अपॉन dz। क्लियर है यहाँ तक? इसका मैग्नीट्यूड ले लूं तो क्या आ जाएगा? मैग्नीट्यूड क्या होता है इसका? रूट में, अरे z इंटू जेड बार बराबर मोड ऑफ z का स्क्वायर, ये तो बढ़ते हैं, तो इसको हटाएंगे तो रूट में आ जाएगा। अभी यहाँ से निकाल लो तो क्या हो गया? u स्क्वायर प्लस का v स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब सपोज करो अगर dw अपॉन में dz का मैग्नीट्यूड अगर 0 हो जाए, मतलब ये पूरी वैल्यू 0 हो गई। ये 0 कब हो सकता है? जब u बराबर v क्या हो जाए, और एक ऐसा पॉइंट जहां पर u और v 0 हो जाए, वो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी कंपोनेंट्स 0 हो जाए, तो पॉइंट कौन सा पॉइंट कहलाता है? स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाता है। याद है स्टैग्नेशन पॉइंट? मैंने आपको बताया था स्टैग्नेशन पॉइंट क्या होता है? एक ऐसा पॉइंट जहां पर वेलोसिटी कंपोनेंट 0 हो जाए। अरे स्टैग्नेशन लास्ट यूनिट में पढ़ा था अपन ने, इससे पहले वाले में क्या था? एक स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, दो
दो पाथ लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती है, दो स्ट्रीम लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वो पॉइंट कौन सा कहलाएगा? स्टैग्नेशन पॉइंट। कब कर सकती है? जब और केवल जब वेलोसिटी कंपोनेंट जीरो हो जाए। याद है? तो ये क्या है? u और v जब दोनों जीरो हो जाएंगे तो ये पॉइंट कौन सा कहलाएगा? दिस पॉइंट इज नोन एज स्टैग्नेशन पॉइंट कहलाएगा। क्लियर है क्या? कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल समझ में आया? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए सीआर इक्वेशन, कॉची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। फिर अपन ने यहाँ से इसका x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, मैग्नीट्यूड लिया, तो स्टैग्नेशन पॉइंट के बारे में बता दिया। क्लियर है? अब लास्ट पोलर इक्वेशन और देख लो इसकी, कॉची रीमान इक्वेशन इन पोलर कोऑर्डिनेट। पोलर में क्या लेके चलते हैं? याद है क्या? हाँ भाई, पोलर में क्या लेके चलते हैं? अरे z बराबर r cos थीटा लिखते हैं। z बराबर x बराबर r cos थीटा और y बराबर r sin थीटा। तो यहाँ पर देखो z बराबर क्या रखते हैं अपन? r e की पावर आयोटा थीटा। z बराबर क्या रखेंगे? r पोलर में निकालने के लिए z इज इक्वल टू क्या होगा? r e की पावर आयोटा थीटा। w क्या था? w क्या था? f ऑफ z। मतलब यहाँ पर क्या हो गया? f ऑफ r e की पावर आयोटा थीटा। क्लियर है क्या? और ये किसके बराबर था? 5 प्लस आयोटा साइन बराबर क्या हो गया? f ऑफ r e की पावर आयोटा थीटा। यही होगा क्या? समझ में आ गया? पहले किसके रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दे इसका? याद करो कि इसका मान रखा था पहले किसके रेस्पेक्ट में? क्या था? x के रेस्पेक्ट में, फिर किसके रेस्पेक्ट में? बिल्कुल, यहाँ पर हम किसके रेस्पेक्ट में करोगे? पहले r के रेस्पेक्ट में कर दो और फिर थीटा r के रेस्पेक्ट में करो। डेल फाई अपॉन डेल r प्लस आयोटा डेल साइन अपॉन डेल r f का f डैश r e की पावर आयोटा थीटा और r का मान हो जाएगा और e की पावर आयोटा थीटा। समझ में आ गया क्या? अब किसके रेस्पेक्ट में करोगे? थीटा के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? प्लस आयोटा डेल साइन अपॉन में और f डैश r e की पावर आयोटा थीटा और इसका क्या हो जाएगा? r आयोटा e की पावर आयोटा थीटा। समझ में आ गया? मान रख दिया ऐसे, एक का उठा के इस पूरे का मान उठा के यहाँ पर रख दे तो क्या हो जाएगा? डेल फाई अपॉन डेल थीटा प्लस आयोटा डेल साइन अपॉन में डेल थीटा। r आयोटा से तो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये और बाकी क्या आ जाएगा अपने पास? डेल फाई अपॉन डेल r प्लस आयोटा डेल साइन अपॉन में डेल r। अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो r आयोटा डेल फाई अपॉन डेल r, आयोटा का स्क्वायर माइनस r डेल साइन अपॉन में। अब देखो यहाँ पर ये किसके बराबर? रियल के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब डेल फाई अपॉन डेल थीटा किसके बराबर हो गया? माइनस r डेल साइन अपॉन डेल r। मतलब डेल साइन अपॉन डेल r किसके बराबर हो गया? 1 अपॉन r डेल फाई अपॉन डेल थीटा। समझ में आ गया क्या? इसी प्रकार अगला वाला किसके बराबर हो गया? डेल साइन अपॉन डेल थीटा किसके बराबर होगा? बोलो, r डेल फाई अपॉन में डेल r। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ये कौन सी कंडीशन हो गई? पोलर कंडीशन हो गई। क्लियर है क्या? स्ट्रीम और कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल के अंदर। समझ में आ गया? कितना हो गया टाइम? हाँ, आगे देखो। 59 हो गए सर। ओके सर, 59 हो गए। 59 हो गए। यानी 1 घंटा हो चुका है। सर क्लास में जैसे बोला तो क्लास लेने वाले थे। कोई दिक्कत नहीं। क्लास अपन को वैसे